हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना मापिता मेरा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने देखा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि विलियन क्या है, विलियन के प्रकार क्या हैं और सांता की विधियां, फिर उसके बाद राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, उससे रिलेटेड सवाल। वो आशा करते हैं कि वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अणु संख्या गुणधर्म, जो विलियन का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या का मतलब है इसमें विलियन की जो गुण होते हैं, गुणधर्म है मतलब कि जो गुण है वो सभी के सभी पदार्थ की प्रकृति, संरचना, विलयन की जो प्रकृति है या पदार्थ की प्रकृति या संरचना पर निर्भर नहीं करते। वो केवल किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर। जो उसमें विलयन में विलय उपस्थित है उसके कणों की संख्या पर जो निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। उसमें से कुछ गुणधर्म है जो मोस्ट है, वो कौन से होते हैं? एक तो होता है परासरण दाब, सेकेंड वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। थर्ड है क्वथनांक में उन्नयन, और फोर्थ आता है हिमांक में अवनमन। अब हमारा क्वेश्चंस जो है वो चार बनते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के। प्राशन दाब क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है। इसलिए आज के वीडियो में हम ये चारों कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारी चीज़ें अपन एक एक तरीके से अपन समझेंगे। पहले अपन इनकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद अपन इनके न्यूमेरिकल समझेंगे। तो सबसे पहला है परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब से पहले हमें पता होना चाहिए कि परासरण क्या है। परासरण का मतलब है कि जब भी कोई विलयन और विलायक, अगर एक विलयन को एक विलायक को, मान लो ये एक हमने पात्र ले लिया जिसमें एक झिल्ली द्वारा एक तरफ अपन रख रहे हैं क्या? विलायक, और एक तरफ हम रख रहे हैं क्या? विलयन। अब देखो यहाँ पे इसको हमने एक झिल्ली द्वारा अलग कर दिया। ये झिल्ली कौन सी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि झिल्ली क्या है। झिल्ली होती है किसी भी धातु की या किसी भी ठोस का या किसी भी द्रव का ठोस, द्रव या गैस की जो पतली सी परत होती है, एक लेयर, छोटी सी फॉर्म, जो लेयर फॉर्म है उसको बोलते हैं अपन झिल्ली। अब झिल्ली तीन प्रकार की होती है, एक पारगम्य झिल्ली, एक अपारगम्य झिल्ली, एक अर्धपारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है जिसमें से हर चीज बाहर निकल जाती है, वो कहलाती है हमारी पारगम्य झिल्ली। अब कुछ झिल्लियाँ ऐसी होती हैं जिसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती, जैसे एक पन्नी ले लें अपन, पॉलीथीन, उस पर अपन पानी या कुछ डालें तो वो चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, तो उसको बोलते हैं अपारगम्य झिल्ली, जिसमें से कुछ नहीं निकले। अब इन दोनों के बीच की, जैसे कि जिसमें से विलय के कण निकल जाए, विलायक के कण ना निकले, विलायक के निकल जाए, विलय के ना निकले, इस तरीके से झिल्लियाँ बनती जिसमें से एक चीज़ निकले एक चीज़ ना निकले, वो कहलाती है हमारी कौन सी? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जब विलायक व विलयन को अलग रखा जाता है तो विलायक के कण जो होते हैं ये वाले, ये इस झिल्ली में से पार होके स्वतः, माने स्वयं जो है इसकी ओर बहने लगते हैं। कहाँ की ओर? विलयन की ओर। अब जब ये चीज यहाँ आएगी तो इसका लेवल यहाँ आ जाएगा और इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। इसका लेवल कितना बढ़ जाएगा? इतना। इस चीज को अपन बोलते हैं परासरण। मतलब कि अगर अपन बात करें तो परासरण क्या हुआ? कम सांद्रता से, इसकी सांद्रता कम है क्योंकि कम गाढ़ा है, ये ज्यादा गाढ़ा है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह होना, ये कहलाता है परासरण। और इस क्रिया को रोकने के लिए जो कम से कम बाहरी दाब लगाते हैं जिससे ये क्रिया रुक जाए, वो कहलाता है हमारा परासरण दाब। अब इसी चीज को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल है जो अपन डेली यूज में घर पे देखते हैं कि किशमिश अपन रात को डालते हैं पानी में, वो फूल जाती है। देखो किशमिश को पानी में डालते क्या होता है? पानी जो है कम गाढ़ा है, पतला है, किशमिश के अंदर का जो लिक्विड है उसको दबाओगे तो पता चलेगा वो चीज कैसी है, ज्यादा गाढ़ी है। तो पानी कहाँ से जा रहा है? परासरण, कम से अधिक की ओर। तो पानी कहाँ जाएगा? किशमिश के अंदर, जिससे वो फूल जाती है। अगर उसी किशमिश को अपन चाशनी में डालें तो चाशनी कैसी होती है? गाढ़ी होती है किशमिश,
का जो द्रव है वो कैसा होगा, कम सांद्र होगा आप चाशनी की अपेक्षा। तो जैसे ही किस्मत पानी में डालते हैं तो फूल जाती है और चाशनी में डालते हैं तो सिकुड़ जाती है। ये परासरण की क्रिया को समझने का हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है जो डेली यूज में अपन करते हैं। तो इस क्रिया को रोकने के लिए जो कम से कम दाब लगाएंगे अपन जिससे क्रिया रुक जाए वो कहलाता है परासरण दाब। यह अपन का यही द्रव स्थैतिक दाब है जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम बाहरी दाब जो होता है वो लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन परासरण दाब। और इस दाब को अपन पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो पाई से प्रदर्शित करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला भी बन जाता है क्योंकि आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। तो पाई भी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, जहां पे आर जो है वो गैस स्थिरांक है क्योंकि आदर्श गैस समीकरण में होता है। टी क्या है, ताप है। एन मोल है एन क्या है, विलेय के मोल। एन क्या होता है, विलेय के मोल। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन कौन से बनते हैं। अगर हम पाई इक्वल टू निकालें तो कितना हुआ, एन बटे वी आर इंटू टी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखें अपन, एन जो होता है मोल किसका कह रहे हैं हम, विलेय का, मतलब ये कितना है, एन बी है। तो एन बी कितना हुआ, ये हुआ डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो इसका एक फॉर्मूला बनेगा पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू वी ऊपर इंटू आर इंटू टी। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया परासरण दाब ज्ञात करने का, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी बटे एम बी इंटू वी। एक चीज और, अब एक क्या है, मोल, और ये क्या आयतन किसमें होता है, लीटर में। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है पाई बराबर एन वी बटे वी आर टी। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एन क्या है अपना मोल, एन वी क्या है मोल, और ये क्या है वी आयतन। वो आयतन की इकाई क्या होती है, लीटर। तो ये क्या हुआ, मोल प्रति लीटर। ये किसकी इकाई है, सांद्रता की, या अपन का है सी की। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी पाई इक्वल टू सी आर टी। तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है, एक ये और एक ये। अब इसमें अपन को ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाता है विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो डेरिवेशन भी आ जाता है। डेरिवेशन में भी अपन को सेम करना है एज इट इज। लास्ट में अपन को ये ना करके अपन को ये वाला निकालना है, और इससे जो अणुभार निकलेगा वो अपना निकलेगा एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, क्या है इकाई, मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सवाल में हमेशा 1 लीटर या 1000 ml लेना है। अगर 1 लीटर से अपन कई बार क्या होता है मिलीलीटर में देता है, तो उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करो, तब अपन निकाल पाएंगे कि 1 लीटर में कितने मोल मिले हुए हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। तो ये परासरण दाब, और परासरण दाब का डेरिवेशन भी हो गया, इसमें परासरण दाब के फॉर्मूले भी बन गए। अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें अपन देखेंगे, इस चीज को कवर करेंगे। अब आता है बाह्य दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो बाह्य दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो चीज क्या है, जो अपन रावल्ट के नियम जब समझाया था पहले वीडियो में, तो उसमें क्लियर की थी कि बाह्य दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, जब हम किसी विलायक में कोई विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या है, कम हो जाता है, तो उसमें हो जाती है कमी, उसको बोलते हैं बाह्य दाब में अवनमन। और जब उस अवनमन में अपन फिर से शुद्ध विलायक के बाह्य दाब का भाग देते हैं तो वो चीज बन जाती है बाह्य दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये दोनों चीजें जो हो गई वो हो गई बाह्य दाब में आपेक्षिक अवनमन की। अब बारी आती है अपनी नेक्स्ट की, जो है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। अब इस चीज को अपन समझते हैं आगे, क्वथनांक में उन्नयन क्या है और हिमांक में अवनमन क्या होता है। अब हमारे जो 2 टॉपिक में इसमें रह गए हैं, 2 टॉपिक कौन से, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। अपन दोनों को एक साथ कवर करेंगे क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन को समझने से पहले हमें ये समझना है कि क्वथनांक क्या है, मतलब कि अपन बात करें तो क्वथनांक क्या होता है और इसमें बात करेंगे तो हिमांक क्या होता है। तो सबसे पहले इस चीज को समझें। क्वथनांक का मतलब है किसी चीज का उबलना, माने प्रत्येक द्रव जो होता है वो एक निश्चित ताप पर उबलता है। कोई भी लिक्विड हो, हर चीज का एक निश्चित टेम्परेचर है, फिक्स के उतने टेम्परेचर पे वो उबलेगा, तो उसी को बोलते हैं अपन क्वथनांक। अब किसी विलायक में अगर अपन पानी को गर्म करें, अपन देखें डेली यूज में भी देखें, पानी गर्म करें जल्दी गर्म हो जाता है। अगर उसमें नमक मिलाएं, शक्कर मिलाएं तो वो चीज़ लेट गर्म होगी। मतलब कि उसका क्वथनांक कैसा होगा, टेम्परेचर
बढ़ जाएगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा, और वास्तव में जो है वो बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है, जब किसी विलायक में विलेय मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें होने वाली वृद्धि को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसे दर्शाते हैं अपन डेल्टा टी बी से, या अपन इसको बोले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, माने टी जो टेम्परेचर है बढ़ा हुआ, वो बी माने बॉइलिंग पॉइंट पे है। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के। मतलब क्वथनांक में उन्नयन समझ में आ गया क्या है, कि कोई भी पदार्थ जो है अगर विलेय को अपन विलायक में मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, तो उस चीज को कहते हैं अपन क्वथनांक में उन्नयन, जो कि समानुपाती होता है स्मॉल एम के। स्मॉल एम क्या है, अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्मॉल एम होती है हमारी मोललता। स्मॉल एम क्या है, मोललता। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो डेल्टा टीवी इक्वल टू एक कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटेगा तो के भी ले लिया, ताकि बॉइलिंग है स्मॉल एम, इक्वेशन 1। अब स्मॉल एम की वैल्यू रखें तो डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम की क्या होती है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अगर यहाँ से हमें विलेय का अनुभाग निकालना है तो एम बी इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हो गया हमारा क्वथनांक उन्नयन का डेरिवेशन, या उससे विलेय का अनुभार ज्ञात करना। अब इसमें हमें एक चीज मिली है के बी। के बी जो होता है वो होता है मोलल हिमांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसकी वैल्यू होती है 0.52 kg पर मोल। मोलल क्वथनांक, क्योंकि ये क्या है, मोललता पे डिपेंड है। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। तो 1 किलोग्राम में जब हम विलेय को मिलाते हैं तो जो उसका क्वथनांक बढ़ता है उसको बोलते हैं, जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन। और जो स्थिरांक होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.52 kg प्रति मोल। ऐसे ही सेम एज इट इज अपन हिमांक के लिए करेंगे। तो हिमांक क्या होता है, हिमांक होता है कि प्रत्येक द्रव्य एक निश्चित ताप पर जमता है। जैसे पानी की बात करें तो 100 डिग्री पे उबलेगा और 0 डिग्री पे जमेगा। हिमांक मतलब क्या, हिम माने बर्फ से जमना। अब हिमांक में अवनमन क्या है, अवनमन का मतलब होता है यहाँ पे कमी, और उन्नयन का मतलब क्या होता था, वृद्धि। मतलब यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है। जब अपन पानी को जब बर्फ में कन्वर्ट करें जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी जम जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा तो 0 डिग्री पे वो जम जाएगा। उसी कंडीशन बेस पे अपन ने हिमांक में अवनमन का, कि जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, माने उसका टेम्परेचर और गिर जाता है। तो उस कमी को जो कहते हैं उसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन। इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से, माने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी अपना मोलरिटी के समानुपाती होता है, मतलब मोललता के। इसमें भी अपन इसी तरीके से करें अगर, तो टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, के एफ इंटू स्मॉल एम क्या है, मोललता, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ से एम बी निकालें तो कितना निकलेगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हो गया अपना अणुभार। ऐसे सेम एज इट इज के एफ, जो के एफ है उसकी वैल्यू होती है 1.86 kg प्रति मोल। ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स रहेंगी। जब जो वैल्यू चेंज होगी न्यूमेरिकल्स में तो वो आपको दी जाएगी, अदरवाइज आपको 1.86 के kg पर मोल ही रखना है। तो ये हमारे क्वथनांक उन्नयन और ये हमारा हिमांक अवनमन, दोनों का कंडीशन, दोनों का डेरिवेशन, दोनों के फॉर्मूले। अब अपन बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के लिए। तो हर एक चीज के लिए एक एक न्यूमेरिकल्स अपन पार्ट वाइज इसी में डिस्कस करते हैं। अब जो हमने समझे हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के बारे में जो डिस्कस किया वो उनके न्यूमेरिकल्स हैं। वैल्यू कैसे समझनी है,
और सवालों की वैल्यू के साथ साथ इनकी वैल्यू जो दी हुई थी, जैसे डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, डब्ल्यू क्या है, के क्या है, डेल्टा टी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कई बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी। तो उसी हिसाब से अपन को वैल्यू को फाइंड करना है कि कौन कौन सी वैल्यू है। जैसे कि ये सवाल है, पहले देखो इमान का बंधन का इसमें है कौन कौन सी वैल्यू है। एक है के एफ, तो हमने के एफ लिख ली। फिर है डब्ल्यू बी लिख ली। फिर है एम बी लिख ली। फिर क्या है डब्ल्यू ए लिख लिया। फिर क्या है डेल्टा टी एफ। ये 4 और 1 2 3 4 5 वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू समझो पहले। के एफ तो ये हमको दिया हुआ है, तो के एफ की वैल्यू जो है वो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि के एफ की वैल्यू कितनी है। के एफ कितना दिया है 5.12 kg प्रति मोल, मतलब हमें एक वैल्यू तो मिल गई के एफ की, वो फिक्स दी हुई है। अब डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए हमने पहले ही बताए थे 2 ग्राम होंगे। जो कम होगा वो डब्ल्यू बी, जो ज़्यादा होगा वो डब्ल्यू ए। अब यहाँ देखो 1 ग्राम तो ये रहा, 1 ग्राम ये रहा, तो ये हो गया 1 ग्राम और ये हो गया अपना 50 ग्राम। 2 वैल्यू और मिल गई हमें। अब हमें इन दो में से एक ज्ञात करनी होगी और एक हमको दी हुई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है टेम्परेचर दिया है। वो क्या कह रहा है, वो हिमांक बिंदु का इतने 0.40 केल्विन कम मतलब कमी, मतलब डेल्टा टी एफ दिया है 0.40 के। ये वैल्यू निकल जाए, सीधी बात है। वो क्या पूछ रहा है मोलर द्रव्यमान, मतलब ये चीज़ निकलवा रहा है। फॉर्मूला आपके पास है, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दिए। अब आता है आपका ये सवाल, एक सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज। देखो वही वैल्यू फिर से, जैसे एक डब्ल्यू बी, एक एम बी, एक डब्ल्यू ए, एक डेल्टा टी बी और एक के बी। अब यहाँ पे देखो वैल्यू कैसे निकालें। के बी की वैल्यू हमको दी हुई है, सबसे पहले तो के बी रख लो 0.52 kg प्रति मोल। अब डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए में वही वैल्यू, ग्राम कम और ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे एक तो ये 18 ग्राम है और ये है 1 किलोग्राम, मतलब 1 kg। तो यहाँ 18 ग्राम, मतलब ये 18 ग्राम हो गया। ये कितना है 1 kg, यानी कि 1 kg का हो, या इसको अपन कहें 1000 ग्राम। फिर आता है आपका, देखो यहाँ पे इस पूरे सवाल में, फॉर्मूले में कहीं भी प्रेशर नहीं आया है। तो ये वाली चीज़ जो है प्रेशर की, वो केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो इसको अपन को नजरअंदाज करके चलना है, प्रेशर का कोई काम नहीं होता। अब देखो यहाँ पे एक एम बी है, डेल्टा टी बी है। तो अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अब क्वेश्चन उसने घुमा दिया है। उसने कहा जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब उसने अभी क्या पूछा है, जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब किस ताप पर जल को उबालना है अपन को। जब ये चीज मिल जाएगी तब जल किस ताप पर उबलेगा। तो जल का तो क्वथनांक हमें पता है, जल कितने पर उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल कितने पर उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या अपन इसमें प्लस 273 कर दें तो ये कितना हो गया 373 केल्विन पर। लेकिन उसने क्या पूछा है, जल तो उबलेगा लेकिन कब जब उसमें ग्लूकोज को हम मिक्स कर देंगे तब कितने पर उबलेगा। तो उस कंडीशन के लिए पहले हमें क्या निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन, मतलब वृद्धि उसमें कितनी हुई है। और उसके लिए हमें एम बी का मान नहीं दिया है, लेकिन एम बी के लिए उसने फॉर्मूला दिया है कौन सा, ग्लूकोज का C6H12O6। तो देखो कार्बन कितने हैं 6, ये होता है 12, प्लस H कितने हैं 12, इसका परमाणु भार कितना 1, ऑक्सीजन कितने हैं 6 और इसका परमाणु भार होता है 16। तो ये कितना आया 72, 12 प्लस 96, यानी कि ये टोटल कितना हुआ 180 ग्राम प्रति मोल। मतलब हमारा एम बी भी निकल आया कि एम बी कितना आ गया 180 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो एम बी निकल आया हमारा, तो इस कंडीशन पे अपन डेल्टा टी बी को अपन निकाल लेंगे कि डेल्टा टी बी हमारा कितना आएगा। तो यहाँ से वैल्यू कौन सी मिल जाएगी डेल्टा टी बी की, और उसके बाद इस वैल्यू को अपन 373 में प्लस कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल आएगा, क्वथनांक कितने पर उबलेगा, कितने पर मतलब जल कितने पर उबलेगा जब इस चीज को मिला देंगे। तो पहले कितने पर उबल रहा था 373 केल्विन पर,
जब ग्लूकोज मिल जाएगा तब कितने पर उबलेगा, तो जो वृद्धि हुई है उसको अपन प्लस कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जल कितने पर उबलता है। तो इन दोनों सवालों के आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परासरण दाब। परासरण दाब के लिए आपको हमने 3 फार्मूले जो बताए थे डेरिवेशन में, कौन कौन से। एक पाई इक्वल टू CRT यूज होता है, एक NV/RT, और एक पाई बराबर WV/RT बटे MV इंटू वी। अब हमें इसमें से सारी वैल्यू लिखनी। WV क्या है, विलेय का द्रव्यमान, MV विलेय का अणुभार, ताप, ताप को हमेशा किस में लेना है, केल्विन में। आयतन हमेशा किस में लेना है, लीटर में। और गैस स्थिरांक जो फिक्स है इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अब यदि सवाल देखें, उसने क्या कहा 300 केल्विन माने टेम्परेचर दे दिया, तो हम सीधी सीधी वैल्यू लिख लें। पहले वैल्यू लिख लो कौन कौन सी है, T है, WV है, MV है, V है, R है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले उसमें क्या क्या है, 300 केल्विन माने हमें टेम्परेचर मिल गया 300 केल्विन। अब उसमें देखो 1 ग्राम है, ग्राम क्या है, ये 6 ग्राम माने क्या है, यूरिया विलेय है, तो माने विलेय क्या है, 6 ग्राम यूरिया हो गया। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2, इसको याद रखना जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो V कितना है, वो क्या कह रहा है 1 लीटर में, तो आयतन कितना दे दिया 1 लीटर। अब उसने कहा R फिक्स है 0.0821, ये R फिक्स हो गया। अब वो कह रहा है कि इसके लिए क्या निकालना है, परासरण दाब माने पाई निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है, पाई की। तो अब हमें MB की जरूरत और पड़ रही है, तो MB कहाँ से निकालेंगे अपन, यूरिया से, क्योंकि यूरिया दिया है उसने। N का होता है 14, यहाँ भी N है तो कितना हो गया 14। 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे भी कितने हो गए 2। अब यहाँ देखो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 14 कितने हो गए 28 नाइट्रोजन के, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 और 2 4, 20 और 28 2 3 40, कितना हुआ 60 ग्राम प्रति मोल। मतलब कि हमें MB का मान कितना आ गया 60 ग्राम प्रति मोल। अब हमें परासरण दाब निकालना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सारी वैल्यू है ये वाला लगेगा, अपन निकाल दो। पाई इक्वल टू 6/60 इंटू 1 0.0821 इंटू फिर क्या है अपना T कितना है 300 केल्विन। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे करोगे, देखो यहाँ पे कितने हैं अपने 1 शून्य कट गया, 6 से 6 कट गया। यहाँ पे कितना आ रहा है 230, ये अप्रोक्सीमेटली 2.46 बायोमीटर। इस टाइप्स के कोई क्वेश्चन आएंगे वो है परासरण दाब के क्वेश्चन। इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है, ये बात बहुत नोट करना है, ताप हमेशा केल्विन में और आयतन हमेशा लीटर में, क्योंकि आयतन मिलीलीटर में दिया होगा तो पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया अपने परासरण दाब के क्वेश्चन। और माँ पीताम्बर कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।